हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स का बिहार सामान्य ज्ञान। तो लुसेंट्स बुक एक अपने आप में ब्रांड है जो सभी स्टूडेंट्स का पता होगा। तो चलिए इस बुक को आज हम पढ़ते हैं। तो इसके एक बार विषय सूची देख लेते हैं। तो इसके कुछ पाठ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जैसे कि प्राचीन बिहार, पूर्व मध्यकालीन कर चुके हैं। तो आज इसका पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन बिहार है। तो पूर्व मध्यकालीन और प्राचीन बिहार हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी प्राचीन बिहार और पूर्व मध्यकालीन बिहार, तो वो पिछला वीडियो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट चेक करके और देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन बिहार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन बिहार के बारे में। पूर्व मध्यकालीन बिहार। पालकालीन बिहार हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का अभ्युदय हुआ था। हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य पूर्व में पूर्वी भारत में पाल वंश का अभ्युदय हुआ था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, जिसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक चला, जिसने इस वंश का अधिकार शीघ्र ही बिहार के क्षेत्र में विस्तृत यानी कि फैला दिया था। कुछ समय के लिए पाल शासकों ने कन्नौज पर अधिकार के संघर्ष में भी भाग लिया था। कुछ समय के लिए पाल वंश के शासकों ने कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था और संघर्ष में भाग भी लिए थे। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण किया। धर्मपाल का जो शासन था, जो 770 से 810 ईस्वी तक चला और 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उसने चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया। उसने चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक चक्रयुद्ध था, जो उसका कन्नौज का शासक नियुक्त किया और एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उत्तरापथ स्वामिनी का उपाधि धारण किया। धर्मपाल के पुत्र देवपाल हुए। धर्मपाल का पुत्र कौन था? तो देवपाल, जिसका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक चला। देवपाल भी विस्तारवादी नीति अपनाई। देवपाल भी यानी कि धर्मपाल का जो पुत्र था देवपाल, उसने भी विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने पूर्वोत्तर में प्रागज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूर्व में सागर तट पर उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया था। यानी कि जो धर्मपाल का पुत्र था देवपाल, वो दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया था। उसके समय में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। उसने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिए। बौद्ध धर्म के प्रसारदाता के रूप में वह प्रसिद्ध है। मिहिर भोज और महेंद्र पाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। 11वीं शताब्दी में महिपाल के अधीन पाल वंश का पुनरुदय हुआ था। 11वीं शताब्दी में महिपाल के अधीन पाल वंश का पुनरुदय हुआ। उसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, जिसका लाभ उठाकर बंगाल में कैवर्त शक्तिशाली हो गए। उसका उत्तराधिकारी कमजोर पड़ गया, जिसके कारण
उसका लाभ उठाकर कैवर्त शक्तिशाली हो गया और सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पालों की शक्ति मगध के कुछ भागों में सिमट कर रह गई थी। पालों की शक्ति कुछ मगध के भागों में ही सिमट कर रह गया। रामपाल की मृत्युपरांत यानी कि रामपाल की मृत्यु के समय गहरवालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। सेन शासकों क्रमशः विजय सेन और बल्लभ सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अराजकता के इसी वातावरण में बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों के आक्रमण आरंभ हो गए। तुरुष्कंद नामक कर की चर्चा गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र में मिलता है। यानी कि तुरुष्कंद नामक कर यानी टैक्स की चर्चा जो है सो गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र में मिलती है। यह कर यानी यह टैक्स इस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था। यानी कि गहरवाल के क्षेत्र यानी के जो किसान थे उससे यह टैक्स की वसूली किया जाता था, प्राप्त किया जाता था। इससे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त किए गए जाते हैं। इसे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे। पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। उन्होंने बौद्ध शैक्षणिक संस्थाओं का प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की तथा उसी ने नालंदा महाविहार को 200 गांव से दान स्वरूप दिए। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। उसी ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप में दे दिया, यानी कि दान के रूप में दे दिया था धर्मपाल। ओदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय भी पाल शासन काल में संगठित हुए। तिब्बत में पालों के घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध विद्वानों में शांति रक्षित एवं अतीश दीपांकर इस काल में तिब्बत गए थे। तिब्बत से पालों के घनिष्ठ यानी कि बहुत निकटतम संबंध था और बौद्ध धर्मों में शांति रक्षित यानी कि शांत रक्षित एवं अतीश दीपांकर इस काल में तिब्बत गए थे। बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद भी नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामीन तिब्बत से बिहार आया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से भी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। उस क्षेत्र के शैलेंद्र वंशीय शासक ने देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने आर्थिक अनुदान भी दिए थे, यानी कि कुछ रुपए भी आर्थिक दान में दिए थे। पाल शासकों ने मूर्तिकला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया। पाल काल में गौतम बुद्ध तथा ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं चमकीले काले पत्थर में बनाई गई। पाल वंश यानी कि धर्मपाल का जो पुत्र था गोपाल, यानी पाल वंश गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो पाल वंश का संस्थापक किसे? तो गोपाल को माना जाता है पाल वंश का संस्थापक। वह एक योग्य और कुशल शासक था। उसने पाल वंश का अधिकार बिहार के क्षेत्र में फैला दिया था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक अर्थात 20 वर्षों तक शासन किया था। गोपाल कुल बिहार में 20 वर्षों तक शासन किया था। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था गोपाल ने। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी।
धर्मपाल, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल यानी गोपाल का पुत्र धर्मपाल, जो 770 से यानी कि अपने पिताजी के मृत्यु के बाद वह 770 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन यानी कि सिंहासन पर बैठ गया। वह पाल वंश का पहला ऐसा शासक था जो कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष में उलझा था। तो पाल वंश का ऐसा शासक था जो गोपाल वंश का पुत्र धर्मपाल, जो कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में उलझ गया था। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। धर्मपाल जो था बौद्ध मतावलंबी था। उसने अनेक मठ व बौद्ध विहार बनाए थे। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला में महाविहार व विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु दूसरा गांव दान में दे दिया था। धर्मपाल ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद है देवपाल। देवपाल का शासनकाल जो रहा सो 810 से 850 ईस्वी तक चला। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र यानी कि गोपाल का जो पोता था, गोपाल का बेटा कौन था? धर्मपाल। और धर्मपाल का बेटा देवपाल। तो गोपाल का पुत्र कौन था? तो देवपाल। गोपाल का पुत्र धर्मपाल और धर्मपाल का बेटा देवपाल यानी कि गोपाल का पौत्र था यानी पोता। तो धर्मपाल के बाद उसका पुत्र ही देवपाल गद्दी पर बैठा यानी कि उसका बेटा, उसको दादा को मरने के बाद उसका बेटा के बाद उसका पोता गद्दी पर बैठा। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने भी कन्नौज के संघर्ष में भाग लिया था यानी कि इसका देवपाल का भी पिता जो था धर्मपाल, उसने भी कन्नौज के त्रिदलीय में संघर्ष में भाग लिया था। और उसका बेटा धर्मपाल का बेटा भी देवपाल जो है वो भी कन्नौज के संघर्ष में भाग लिया। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव अनुदान में दिए और उसने 40 वर्षों तक शासन किया। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश की अवनति आरंभ हो गई। जब देवपाल की मृत्यु हो गई 40 वर्षों तक शासन करने के बाद, तो पाल वंश की अवनति आरंभ हो गई। विग्रहपाल से महिपाल तक जिसका शासन रहा 850 से 1038 ईस्वी तक। देवपाल के बाद विग्रहपाल 850 से 854 ईस्वी तक इसका शासन रहा विग्रहपाल का। नारायणपाल जिसका शासन 854 से 915 ईस्वी और राज्यपाल जिसका शासन 915 से 940 ईस्वी और गोपाल द्वितीय का शासनकाल जो 960 ईस्वी तक चला। और विग्रहपाल द्वितीय जो 960 से 988 ईस्वी तक शासन बने रहा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। विग्रहपाल से महिपाल तक का शासन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका शासन था विग्रहपाल से महिपाल तक का शासनकाल 850 से 1038 ईस्वी तक चला। देवपाल के बाद विग्रहपाल का स्थापना हुआ था जिसका शासनकाल था 850 से 854 ईस्वी तक यानी कि 4 साल का शासन। नारायणपाल का शासन 854 से 915 ईस्वी तक शासनकाल रहा। उसके बाद आता है राज्यपाल का शासन, तो 915 से 940 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। उसके बाद है गोपाल द्वितीय का शासनकाल 940 से 960 तक चला। और विग्रहपाल द्वितीय का शासनकाल 960 के बाद यानी कि 988 ईस्वी तक बने रहा। इसके तत्पश्चात महिपाल प्रथम के समय 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी में पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ था। उसके बाद ही महिपाल प्रथम के समय ही 988 से 1038 में ही पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ था। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। महिपाल प्रथम को पाल वंश का ही द्वितीय संस्थापक माना जाता है। रामपाल 1097 से 1098 ईस्वी तक इस वंश का अंतिम शासक था। रामपाल जो था सो
1097 से 1098 ईस्वी तक इस वंश का अंतिम शासक बना रहा। अगला है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश बिहार में जिस समय तुर्कों के सैनिक, जिसका कर्नाट वंश का शासनकाल रहा 1098 से 1325 ईस्वी। बिहार में जिस समय तुर्कों के सैनिक अभियानों की पृष्ठभूमि बन रही थी, उस समय इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता थी। 11वीं शताब्दी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतनशील थी। रामपाल के शासनकाल 1097 से 1098 ईस्वी में तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ, जिसका संस्थापक नन्नदेव एक महान शासक था, जिसका शासनकाल 1098 से 1133 ईस्वी तक था, और उसका पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था, जिसका शासनकाल 1133 से 1187 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। पहले ही बिहार का था, जो अभी इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। गंगदेव के बाद उसका पुत्र नरसिंह देव 1187 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 38 वर्षों तक शासन किया। नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ होता रहा। इसी कारण नरसिंह देव द्वारा तुर्कों के साथ सहयोग किया गया। जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण बिहार के क्षेत्र में हुए, तो नरसिंह देव ने भी उसे नजराना या भेंट देकर संतुष्ट किया। जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण बिहार के क्षेत्र में हुआ, तो नरसिंह देव ने भी उसे नजराना या भेंट देकर संतुष्ट किया। जब बख्तियार खिलजी ने खिलजी के आक्रमण बिहार के क्षेत्र में हुआ, तो नरसिंह देव तो था गंगदेव का पुत्र, उसने नजराना भेंट देकर संतुष्ट किया कि बहुत अच्छे कि आप बिहार के क्षेत्र में आक्रमण कर। उस समय नरसिंह देव का अधिकार तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों में फैला हुआ था। 13वीं शताब्दी में बिहार के तुर्क प्रांत पतियों द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर निरंतर सैनिक अभियान किए गए। समकालीन तिब्बती यात्री धर्मास्वामिन ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के असफल अभियान की चर्चा की है। उस समय तिरहुत पर राम सिंह देव 1225 से 1276 ईस्वी तक शासन किया था। राम सिंह देव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शक्तिदेव एक दुर्बल शासक था। राम सिंह देव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शक्तिदेव सिंह एक दुर्बल शासक था, परंतु उसके पुत्र हरि सिंह देव को नान्यदेव से भी अधिक प्रतिष्ठित प्राप्त हुआ। कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहा था। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति, जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे, कर्नाट शासकों से नजराना प्राप्त करते थे। इस क्षेत्र की विजय अंततः गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान 1324 से 1325 ईस्वी के क्रम में हुआ था। उस समय तिरहुत का शासक हरि सिंह देव था। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया था, तथा इसकी वजह से उत्तरी और मध्य बिहार के क्षेत्रों का विलय हो गया, यानी कि विलुप्त दूसरा में मिल गया। परंतु हरि सिंह देव 1279 से 1325 ईस्वी तक एक महान समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहा। परंतु हरि सिंह देव जो था सो 1279 से 1325 ईस्वी तक एक महान समाज सुधारक के रूप में सक्रिय यानी कि एक्टिव था। उसी के समय में प्रबंध का विकास हुआ। उसी के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएं भी इस काल में बड़ी संख्या में लिखी गई और मैथिली समाज का जो रूप वर्तमान काल तक बना हुआ है, इसकी विशेषता इसी काल से जुड़ी हुई थी।
मध्यकालीन बिहार। बिहार में तुर्क शासन कैसे कैसे हुआ, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के मोड़ पर तुर्क आक्रमण के समय बिहार का क्षेत्र एक संगठित राजनीतिक इकाई नहीं था। उत्तर और दक्षिणी बिहार के बीच गंगा नदी एक भौगोलिक विभाजन रेखा के साथ राजनीतिक सीमा रेखा भी थी। उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग उस समय मिथिला के कर्नाटक वंश द्वारा शासित था, जबकि दक्षिण बिहार विभिन्न छोटे छोटे शासकों के अधीन था। दक्षिण बिहार जो था उस छोटे छोटे शासकों के हाथों में था, उसके अधीन में था। पठारी क्षेत्र में छोटा नागपुर के नागवंश की चर्चा मिलती है। पठारी के क्षेत्र में छोटा नागपुर के नागवंश की चर्चा मिलती है, परंतु विस्तृत रूप में नहीं, मतलब पूरे विस्तार रूप से नहीं मिलता है। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि यह सभी पृथक क्षेत्र एक संगठित राजनीतिक इकाई और प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी के मोड़ पर बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान आरंभ किए। उसने कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान आरंभ किए। उस समय सेना वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और पाल वंश का शासक इंद्रधुम्नपाल था। यानी कि उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और पाल वंश का शासक इंद्रधुम्नपाल था। मनेर को अपने सैनिक अभियान का केंद्र बनाकर 1198 से 1204 ईस्वी तक के बीच उसने मगध एवं अन्य राज्यों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किया। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। तत्पश्चात उसने 1203 से 1204 में नदियां यानी कि बंगाल पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। लक्ष्मण सेन भयभीत होकर बिना लड़े ही पलायन कर दिया। लक्ष्मण सेन पहले ही घबरा गया और पहले ही डर गया और बिना लड़ाई किए हुए, बिना युद्ध किए हुए वो भयभीत होकर अपने पलायन कर गया, यानी कि हार को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिणी मैदान पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। इसके साथ ही बंगाल के अधिकांश भाग भी इसके अधिकार में आ गया था। इब्ने बख्तियार ने इस क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती में बनाई। लखनौती को लक्ष्मण वाटी के नाम से भी जाना जाता है। लखनौती में बनाई और लखनौती को लक्ष्मण वाटी के नाम से भी जाना जाता है। बख्तियार खिलजी औपचारिक रूप से ऐबक के अधीन इस क्षेत्र में शासन करता रहा। बख्तियार खिलजी जो था औपचारिक रूप से ऐबक के अधीन इस क्षेत्र में शासन करता था, यानी कि ऐबक जो कहता था उसके कहे के अनुसार बख्तियार खिलजी शासन करता था। उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी के पश्चात ऐबक ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। जब बख्तियार खिलजी का मृत्यु 1206 में हुआ तो उसके बाद ऐबक ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। भौगोलिक कारणों से उस समय बिहार और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां एक समान बनी रही। सल्तनत काल में बंगाल में कई बार स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। बंगाल के शासक हमेशा बिहार पर नियंत्रण का प्रयास करते रहे, क्योंकि वे दिल्ली की ओर से होने वाले किसी आक्रमण की स्थिति के लिए बिहार को एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति के रूप में विकसित करना चाहते थे। फलतः बिहार का क्षेत्र दिल्ली और लखनौती बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। बिहार के क्षेत्र में इल्तुतमिश बलबन
गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी के अभियान आक्रमण हुए। इन सभी ने बिहार पर अपना वर्चस्व कायम करने के प्रयत्न किए। लगभग 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में ही बिहार पर अधिकार कर लिया था तथा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी वहां नियंत्रण बनाए रखने में विफल हो गया। इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी था वह बिहार पर नियंत्रण बनाने में असफल यानी कि विफल हो गया था, फेल हो गया। बाद में बलबन ने इस क्षेत्र में अभियान किए और तुगरील के विद्रोह का दमन किया। इस समय तुर्की का नियंत्रण गंगा नदी से सटे हुए दक्षिणी मैदान पर स्थापित था। तुगलक के समय मुख्य रूप से बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का महत्वपूर्ण वर्चस्व कायम हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार में कर्नाटक वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रांतपति मजदूल मुल्क ने हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्होंने पहाड़ियों में शरण लेने हेतु मजबूर कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के पति मजदूल मुल्क ने हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें पहाड़ियों में शरण लेने हेतु मजबूर कर दिया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रांतपति मजदूल मुल्क ने हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें पहाड़ियों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इस प्रकार तिरहुत क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार ही तिरहुत क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया और इस क्षेत्र का तुगलकपुर नाम रखा गया। जब इस क्षेत्र को तुगलकपुर को मिला लिया तो इस क्षेत्र का नाम तुगलकपुर रखा गया। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। तुगलकपुर से ही मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के प्राप्त हुए। दरभंगा में सुल्तान ने एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दरभंगा में दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। समकालीन सूफी संत हजरत सैफुद्दीन यहाँ मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल असफाया। समकालीन सूफी संत हजरत सैफुद्दीन यहाँ मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल असफाया जैसी रचनाओं से तुगलक काल में बिहार की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। एक बार और रिपीट करते हैं। समकालीन सूफी संत हजरत सैफुद्दीन यहाँ मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल सफाया जैसी रचनाओं से तुगलक काल में बिहार की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दक्षिण बिहार वर्तमान झारखंड क्षेत्र से होते हुए 1359 ईस्वी में बंगाल अभियान किया। सिरते फिरोज शाही में सुल्तान द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से मुलाकात करने की चर्चा मिलती है। सिरते फिरोज शाही में सुल्तान द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से मुलाकात करने की चर्चा मिलती है। गया और पटना के क्षेत्र से उसके अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख है। तुगलक के काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक के शासनकाल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार राज्य का नाम बिहार संभवतः इसी काल में पड़ा। बिहार राज्य का नाम बिहार संभवतः इस काल में पड़ा। बिहार शरीफ में उदंतपुरी का महावीर और अन्य अनेक विहार यहाँ मौजूद थे। माना जाता है कि इन्हीं विहारों के कारण राज्य का नाम बिहार पड़ा था। बिहार में अफगान कैसी शक्ति थी तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत पर तैमूर के आक्रमण 1398 से 1399 ईस्वी में हुआ था। भारत पर जब तैमूर आक्रमण किया कब? 1398 से 1399 ईस्वी में।
जिसके परिणाम स्वरूप तुगलक साम्राज्य विघटित होने लगा। इस समय बिहार का क्षेत्र अपने निकटवर्ती जौनपुर के संगठित राज्य के प्रभाव में आ गया। जौनपुर राज्य का विस्तार उत्तर में दरभंगा तक और दक्षिण में बक्सर तक हुआ। शेष भागों पर बंगाल के शासकों का प्रभाव था। बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार के लिए जौनपुर के सरकी और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच लंबा संघर्ष चला। यह लड़ाई जौनपुर पर दिल्ली की विजय के बाद दिल्ली और बंगाल के शासकों के मध्य लड़ी गई थी। बिहार शरीफ स्थित लोदी के अभिलेख के मुताबिक सिकंदर लोदी ने 1495 से 1496 ईस्वी तक बंगाल के हुसैन शाही सरकी को हराकर बिहार में दरिया खां नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन को बाढ़ नामक स्थान पर पराजित कर यानी कि हरा दिया तथा उसके एक साथ संधि करके बिहार और बंगाल के बीच मुंगेर को सीमा रेखा निश्चित कर दिया था। बंगाल और मुंगेर के बीच एक सीमा रेखा निश्चित कर दिया यानी कि घेर दिया। लोदी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति काफी मजबूत हुई। बिहार का गवर्नर दरिया खां नुहानी एक स्वतंत्र राज्य कायम करना चाहता था। उसके संबंध इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे नहीं थे। उसके संबंध इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। परंतु 1523 ईस्वी में दरिया खां नुहानी का निधन हो गया। 1523 ईस्वी में दरिया खां नुहानी का निधन हो गया। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं मध्यकालीन बिहार के कुछ प्रमुख अभिलेख। खड़गपुर मुंगेर राजा का अभिलेख मिलता है। खड़गपुर मुंगेर के राजा का अभिलेख है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबान अभिलेख है। खारवार प्रमुख प्रताप धवल का 3 अभिलेख। बुद्ध सेन का बोधगया में अभिलेख है। फिरोज शाह तुगलक तक के राजगीर अभिलेख है। और भभुआ में शेरशाह का अभिलेख है। बल्लाल सेन का सनखोर अभिलेख है। और संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख है। और बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख है। दूसरी ओर 1226 ईस्वी में बाबर से इब्राहिम लोदी की हार हो गई। दूसरी ओर 1526 ईस्वी में बाबर से इब्राहिम लोदी की हार हो गई और दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसी बीच अवसर पाकर बिहार में दरिया खां नुहानी के पुत्र बहार खां, दरिया खां नुहानी का पुत्र था बहार खां, ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से अपनी स्वतंत्रता सत्ता की घोषणा कर दिया। यानी कि नुहार खां की पुत्र था बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम यानी सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से अपना स्वतंत्रता सत्ता की घोषणा कर दी। बहार खां को नुहानी और फरमूली कबीलों के सरदारों ने साथ दिया। बहार खां को नुहानी और फरमूली कबीलों के सरदारों ने साथ दिया। बाद में इन अफगानों को दबाने के बाबर के आदेश पर हुमायूं ने जौनपुर से अफगानों को खदेड़ दिया और उस पर नियंत्रण कायम कर लिया। उत्तर और दक्षिण बिहार में इस समय 2 अलग अलग अफगान शासकों का नियंत्रण था। उत्तर बिहार में बलिया और सारण तक बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह का नियंत्रण था, जबकि दक्षिण बिहार में मुंगेर तक मोहम्मद शाह नुहानी का नियंत्रण था। दोनों शासक मिलकर मुगलों का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद लोदी ने बिहार में शरण ली और मुगलों के खिलाफ तैयारी आरंभ कर दिया। लेकिन 6 मई 1529 ईस्वी को हुए घाघरा के युद्ध में बाबर ने इन अफगानों को बुरी तरह पराजित कर दिया यानी कि हरा दिया। बाबर ने मोहम्मद शाह नुहानी के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। बाबर के निधन के बाद हुमायूं की आरंभिक कठिनाइयों के समय पूर्वी भारत के इन अफगानों ने फिर से मुगल के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया।
घाघरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था। ये रिपीटेड है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था तो 1532 ईस्वी। 1531 ईस्वी में आजम हुमायूं, सरवानी, ईसा खां, बिब्न लोदी और बायजीद से ने बिहार में अपने समर्थकों को एकत्रित यानी कि इकट्ठा किया और महमूद लोदी को फिर बुलावा भेजा। इस बार उन्होंने पटना में उसका राज्याभिषेक कराया और सभी अफगानों ने, जिनमें शेर खां भी सम्मिलित था, उसका वैधानिक अधिकार स्वीकार कर लिया। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दहरिया में अफगानों को पराजित कर दिया। इस लड़ाई के साथ ही बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत होने लगा। नुहानी शासकों के पतन के साथ साथ बिहार में अफगानों के बीच नए नेता के रूप में शेरशाह का उदय होने लगा। शेरशाह का उदय 1472 से 1545 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। तो इसका कैसे कैसे उदय हुआ है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह का जन्म एक साधारण परिवार में 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीदा खां था। उसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। फरीद खां ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि धारण किया था। तो अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद खां लोहानी ने ही शेरशाह को शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। और उसके बचपन का नाम क्या था तो फरीदा खां था शेरशाह का। और उसके मोहम्मद बहार खां लोहानी ने ही शेर खां का उपाधि दिया था। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद यानी कि शेरशाह जौनपुर में अपने शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद वह फरीद सासाराम में अपने पिता की जागीर का प्रबंध करने में लगभग 21 वर्षों यानी कि 1497 से 1518 ईस्वी तक लगा रहा। हसन खां की मृत्यु के बाद 1520 ईस्वी से 1521 ईस्वी के आसपास सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसे टांडा ख्वासपुर सहसराम वर्तमान सासाराम की जागीर सौंप दी। शेर खां के पूर्वज आरंभ के अफगानिस्तान के राहरी ग्राम में रहते थे। उनकी आर्थिक और शेर खां के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के राहरी ग्राम में रहते थे। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति साधारण कोटि की थी, एकदम नॉर्मल। वे सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मूल नाम मुइजुद्दीन बिन राम, शाम के वंशज मोहम्मद सूर, जो एक अफगान महिला से विवाह करके उसी के गांव में बस गया था कि संतान थे। शेर खां का पितामह इब्राहिम खां बहलोल लोदी के काल में भारत आया था। शेर खां का पितामह इब्राहिम खां बहलोल लोदी के शेर खां का पिता कौन था इब्राहिम खां, जो बहलोल लोदी के शासनकाल में भारत आया था। इब्राहिम खां के 3 पुत्र थे, जिनमें बड़े पुत्र का नाम हसन खां जिसका शेरशाह का पिता था। इब्राहिम खां के 3 पुत्र थे, जिसका बड़े पुत्र का नाम हसन खां था जो शेरशाह का पिता था। सुल्तान मोहम्मद शाह ने शेरशाह को अपने पुत्र जलाल का शिक्षक व संरक्षक नियुक्त किया था। सुल्तान मोहम्मद शाह ने शेरशाह को अपने पुत्र जलाल का शिक्षक व संरक्षक नियुक्त किया था, यानी कि बॉडीगार्ड और शिक्षक। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिर सर्वोपरि कर ली। 1537 से 1538 ईस्वी में उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1539 ईस्वी में उसने हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा की निर्णायक लड़ाई में 25 से 26 जून को पराजित कर दिया। हुमायूं ईरान में शरणार्थी हुआ। चौसा की लड़ाई में विजयी होने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया। जब चौसा की लड़ाई में शेर खां ने
विजय हासिल किया तो उसके बाद वह शेर शाह की उपाधि धारण कर और सिंहासन पर विराजमान हो गया, बैठ गया। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते, बिलग्राम के बारे में। चौसा में पराजित होने के एक वर्ष बाद ही, चौसा में हार जाने के बाद ही एक वर्ष बाद ही हुमायूं की सेना 1540 ईस्वी में कन्नौज और बिलग्राम के निकट शेर शाह से युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। बिलग्राम के युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था, जो 17 मई 1540 ईस्वी में, विजय के पश्चात शेर शाह ने कन्नौज में डेरा डाला। जब विजय हासिल किया था तो उसके बाद जो शेर शाह ने कन्नौज में अपना डेरा डाल दिया और सुजात खां को विजय हेतु ग्वालियर भेजा। 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में शेर शाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में शेर शाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद नवंबर 1540 ईस्वी में शेर शाह ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया, जो अभी लाहौर पाकिस्तान में है। फलतः शेर शाह की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई। शेर शाह ने सूर्यवंश की स्थापना की। शेर शाह ने सूर्यवंश की स्थापना की तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन करवाया। यानी कि डाक प्रथा, जो डाकमुंशी होते हैं जो चिट्ठी पहुंचाते थे, उसका स्थापना किसने किया था? तो शेर शाह ने ही सूर्यवंश की स्थापना की तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन करवाया। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनाया। शेर शाह ने ही अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग है वो बनाया। इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया और दुर्ग को ही अपना बिहार की राजधानी बनाया 1541 ईस्वी में। इस दुर्ग के निर्माण और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्लाह की रचना तारीखे दाऊदी में मिलती है। इस दुर्ग के निर्माण और पटना को राजधानी घोषित करने यानी बनाने की चर्चा जो मिलता है सो अब्दुल की रचना तारीखे दाऊदी में मिलती है। अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में बिहार की सीमाएं रोहतास से तेलियागढ़ी और तिरहुत से पर्वतीय क्षेत्र तक विस्तृत थी। इसके अधीन 7 सरकारों और 199 परगने थे, जिनमें 55 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। औरंगजेब के समय तक तबरनियों के अनुसार इसमें 8 सरकारें और 245 परगने थे, जिसमें 96 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। एक बार शेर शाह हुमायूं का पीछा करते हुए मुल्तान तक चला गया। एक बार शेर शाह हुमायूं का पीछा करते करते मुल्तान तक चला गया था, जहां बलूची सरदारों ने उससे भेंट की और उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली। मालवा पर अधिकार कैसे हुआ? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। शेर शाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया तथा 1543 में उस पर विजय प्राप्त कर लिया। यानी 1542 में शेर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया यानी कि युद्ध छेड़ दिया तथा 1543 में उस पर विजय प्राप्त कर लिया। मालवा के साथ साथ मांडू और सतवास पर भी शेर शाह का अधिकार हो गया। रणथंभौर पर अधिकार कैसे हुआ? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मालवा से लौटने के क्रम, जब मालवा को 1543 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लिया तो मालवा से लौटते समय शेर शाह ने 1542 ईस्वी में रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया तथा अपने बड़े पुत्र आदिल को वहां का हकीम नियुक्त किया था। रणथंभौर में रायसीन पर अधिकार, तो रायसीन पर अधिकार कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी तक रायसीन था। भिलासा तथा चंदेरी पर भी शेर शाह का अधिकार हो गया था। तो 1543 ईस्वी में ही रायसीन पर अधिकार कर लिया था शेर शाह ने। उसके बाद है राजपूताना विजय 1544 ईस्वी में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते, राजपूताना विजय कैसे हुआ। हुमायूं के प्रति सहानुभूति रखने वाले मारवाड़ के शासक राव मालदेव से शेर शाह असंतुष्ट था और उसकी शक्ति का नाश करना अफगान साम्राज्य की रक्षा हेतु आवश्यक समझा। ऐसी स्थिति में उसके पास बीरमदेव और नागराज आए, जिनके समर्थन से शेर शाह मालदेव पर आक्रमण के लिए तैयार हो गया।
मालदेव ने लड़ाई के लिए आगरा से काफ़ी दूर युद्ध की योजना बनाई। मालदेव ने लड़ाई के लिए आगरा से काफ़ी दूर युद्ध की योजना बनाई। मालदेव को पराजित करने में शेरशाह को अत्यंत कठिनाई हुई थी। मालदेव को पराजित करने में शेरशाह को बहुत कठिनाई दुख झेलना पड़ा और उसने कहा, अरे मैंने एक मुट्ठी बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। मालदेव को पराजित करने में शेरशाह को अत्यंत कठिनाई हुई और शेरशाह ने कहा, अरे मैंने एक मुट्ठी बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। शेरशाह ने मालदेव का पीछा करते हुए अजमेर, जोधपुर और नागौर, मेड़ता आदि पर अधिकार किया। बिरमदेव और कल्याणमल को क्रमशः मेड़ता और बीकानेर का शासन दे दिया और गया, जोधपुर से मेवात का समस्त प्रदेश खवास खा के हमले कर दिया। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस लाइन को। बिरमदेव और कल्याणमल को क्रमशः मेवात और बीकानेर का शासन दे दिया और जोधपुर से मेवात का समस्त प्रदेश खवास खा के हवाले कर दिया गया। शेरशाह का अंतिम युद्ध चंदेलों से हुआ। शेरशाह का अंतिम जो हुआ युद्ध वो चंदेलों के साथ हुआ। उस समय के राजा वीरभानु द्वारा हुमायूं की मदद किए जाने के कारण शेरशाह उसे नाराज हो गया। शेरशाह का अंतिम युद्ध चंदेलों से हुआ। उस समय भारत के राजा वीरभानु द्वारा हुमायूं की मदद किए जाने के कारण शेरशाह उससे नाराज हो गया। वीरभानु ने भयभीत होकर कालीजर के राजा कीरत सिंह के पास शरण ले लिया। तो वीरभानु ने भयभीत होकर कालीजर के राजा कीरत सिंह के पास शरण ले लिया शेरशाह के डर से, यानी कि शेरशाह के भय से। 80,000 घुड़सवार, 2,000 हाथी तथा बड़ी तोपें लेकर शेरशाह ने कालिंजर पर 3 महीने तक घेरा डाले रखा। शेरशाह ने 80,000 घुड़सवार और 2,000 हाथी तथा अनेक बड़ी तोपों लेकर शेरशाह ने कालिंजर पर 3 महीने तक घेरा डाला रखा। एक दिन अपने सैनिक के कार्य का निरीक्षण करते वक्त एक हथगोला फट जाने से शेरशाह घायल हो गया। एक दिन ऐसा था कि सैनिक के कार्य का निरीक्षण यानी कि जांच पड़ताल करते वक्त एक हथगोला बम हाथ में फट जाने के कारण शेरशाह घायल हो गया और 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि शेरशाह को 22 मई 1545 ईस्वी को मृत्यु हो जाता है, परंतु उसकी मृत्यु के पूर्व उसकी इच्छा अनुसार कालिंजर दुर्ग पर उसका अधिकार हो गया। शेरशाह की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के पूर्व ही उसकी इच्छा अनुसार कालिंजर दुर्ग पर उसका अधिकार हो जाता है, अधिकार हो गया। सिंहासन पर बैठते समय 1540 ईस्वी शेरशाह की आयु 68 वर्ष थी। जब सिंहासन पर बैठते समय शेरशाह सूरी का जब कब बैठा था सिंहासन पर, तो 1540 ईस्वी में, और उस समय 1540 ईस्वी में 68 वर्ष की था शेरशाह। हालांकि वह केवल 5 वर्षों तक राजगद्दी पर ही रहा, किंतु इस अल्पकाल में उसने ऐसा कार्य किया कि भारतीय इतिहास में अमर हो गया। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनर्स्थापित किया। रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली का किला ए कुहना नामक मस्जिद उसी ने बनवाया था। यानी कि रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली का किला ए कुहना नामक मस्जिद शेरशाह ही ने बनवाया और पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया शेरशाह ही ने। और शेरशाह ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू मुसलमानों में भेद नहीं किया। शेरशाह ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमान में कभी भेदभाव नहीं किया और जनसाधारण को सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया था। शेरशाह ने अफगानों को संगठित करने की भरपूर कोशिश की थी।
शेरशाह ने अफगानों को संगठित करने की भरपूर कोशिश की थी। उसने किसानों की दशा सुधारने और राज्य की आय निश्चित करने के उद्देश्य से भी भूमि व्यवस्था से महत्वपूर्ण सुधार किए। भूमि की माप के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। भूमि के माप के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी शेरशाह ही ने। उसके समय पैदावार का लगभग 1/3 यानी कि 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम का प्रचलन शुरू किया था। शेरशाह ही ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम का प्रचलन शुरू किया था। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका योग्य पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। शेरशाह का पुत्र था जलाल खां जो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा 27 मई 1545। कब बैठा? तो 27 मई 1547 ईस्वी को। गले की बीमारी के वजह से वह काफ़ी मात्रा में अफीम खाने लगा। जलाल खां जो बैठा इस्लाम शाह के नाम से, तो उसका गले की बीमारी था, उसकी वजह से वह काफ़ी मात्रा में अफीम खाने लगा। 30 अक्टूबर 1553 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। 1553 ईस्वी में बैठा था। इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जब इस्लाम शाह यानी कि शेरशाह का पोता फिरोज शाह गद्दी पर कब बैठा? 1553 ईस्वी में। फिरोज शाह के गद्दी पर बैठने के 2 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर दी और खुद मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार सूर्य वंश का शासन 15 वर्षों यानी कि 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। मुगल शासनकाल में बिहार। तो मुगल शासनकाल में बिहार कैसा था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उसमें ताज खां करारानी, सुलेमान खां करारानी एवं दाऊद खां करारानी के नाम शामिल हैं। इन शासकों ने 1580 ईस्वी तक बिहार पर अपना अधिकार बनाए रखा। सुलेमान खां करारानी ने अपने शासनकाल में 1565 से 1572 ईस्वी तक शासन किया। कौन? सुलेमान खां करारानी ने राज्य का विस्तार किया और उड़ीसा के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया। सुलेमान खां करारानी अपने शासनकाल, इसका शासनकाल 1565 से 1572 ईस्वी में राज्य का विस्तार किया और उड़ीसा के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया। उसने अकबर के साथ सम्मानपूर्ण रवैया अपनाया, परंतु उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने अकबर के प्रति अहंकारी आचरण का प्रदर्शन किया। परिणामतः मुगल बादशाह अकबर ने स्वयं बिहार आकर उसके राज्य पर आक्रमण किया और 1574 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया तथा मिथिला के नरेश को भी पराजित कर दिया, यानी हरा दिया। लगभग 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया। दाऊद खां करारानी नगर से पलायन कर गया, यानी कि भाग गया। अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया, जिसने 1578 से 1594 ईस्वी के दौरान यहाँ पर मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। उसने खड़गपुर, गिद्धौर और भोजपुर में स्थानीय सरदारों को पराजित किया। मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश के छोटा नागपुर क्षेत्र अब झारखंड में है, जो पूर्व एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर क्षेत्र अब झारखंड में स्थित है, पर मुगलों का अधिकार हो गया था।
जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। तब से सिर्फ राजकुमारों को ही प्रांतपति नियुक्त किया जाने लगा था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। तब से ही सिर्फ राजकुमारों को ही प्रांतपति नियुक्त किया जाने लगा। 1702 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में उसके पौत्र 1702 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में उसके पौत्र यानी पोता राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। बाद में राजकुमार अजीम को अजीमुशान की उपाधि दी गई। अजीमुशान की उपाधि दी गई। उसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। बंगाल में 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया तो बिहार भी उसके नियंत्रण में आ गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। उसने अजीमुशान को पुनः बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर बंगाल से बिहार आ गया। 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर बंगाल से बिहार आ गया। फर्रुखसियर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना बिहार में 1713 ईस्वी में हुआ था। उसके पश्चात आगरा की लड़ाई में उसने जहांदार शाह को पराजित कर यानी कि हराकर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। फर्रुखसियर का शासनकाल 1712 से 1719 ईस्वी तक चला। बंगाल के नवाब 1733 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया। अंग्रेजों को सत्ता स्थापित होने तक यह स्थिति कायम रही। इसके बावजूद बिहार के क्षेत्र में प्रशासन चलने के लिए एक उप नवाब अथवा नायब आजीब की नियुक्त किया गया। इस श्रृंखला का आखिरी नवाब अलीवर्दी खां अजीमाबाद पटना में 1734 से 1740 ईस्वी तक नवाब रहा। उसने 1740 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के वंशज सरफराज खां को हटाकर बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। उसने अधिकार कर लिया। उसने अपनी मृत्यु 1756 ईस्वी तक यानी कि उसका मृत्यु जो हुआ अपनी मृत्यु 1726 ईस्वी में कर लिया तथा बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण कायम रखा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद यानी कि मुगल साम्राज्य को समाप्त हो जाने के बाद बिहार के क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह होने शुरू हो गए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह हो जाने शुरू हो गए। उसके बाद अलीवर्दी खां ने स्थिति संभालने के लिए जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उप नवाब बनाया। अफगानों ने 1748 ईस्वी में हैबत जंग की हत्या कर दी। उससे कुपित होकर अलीवर्दी खां ने स्वयं रानी सराय एवं पटना के युद्ध में अफगानों को कुचलकर विद्रोह शांत किया। अलीवर्दी खां ने मराठों को भी 1751 में फतुहा के पास पराजित किया, किंतु मराठों ने उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। अलीवर्दी खां के निधन के बाद 1756 में उसका नाती सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के जब मर जाने के बाद 1756 में उसका नाती जो था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर उसका अंग्रेजों से मतभेद होता गया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जून 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित यानी हार गया और बाद में मारा गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। इस समय इस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया।
अगला है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये बुक पूरा क्लियर चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो बुक पूरा क्लियर हो, तो आप लोग एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो हम इसी तरह अन्य बुक भी कवर करेंगे और करंट अफेयर्स भी डालते हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। आप जिस भी फील्ड का तैयारी करते हैं, जिस भी फील्ड में आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। और इससे रिलेटेड हर टॉपिक से रिलेटेड, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें दिखाया गया है जो कौन सा एग्ज़ाम में किस वर्ष पूछा गया था। तो ये दूसरा कुछ लुसेंट्स बिहार का कुछ वीडियो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कैसे हुआ। और किसी भी तरह का पीडीएफ से संबंधित या किसी भी इंफॉर्मेशन जानकारी चाहते हैं वीडियो से संबंधित, और इसका पीडीएफ चाहे करंट अफेयर्स का पीडीएफ या किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। और तो चलिए बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मध्यकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, और इस क्षेत्र में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां 17वीं शताब्दी से ही सक्रिय रही। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली आया था। उनका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था। उसका व्यापारिक केंद्र कौन था? तो बंगाल में हुगली था, जहां से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में सूती और अन्य वस्त्र ले जाते थे। यानी कि पुर्तगाली व्यापारी जो आते थे तो वो अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापस में यानी कि उसके बदले सूती कपड़े, अन्य वस्त्र ले जाते थे। अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में ही पटना में आलमगंज में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित करने के लिए अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हुए, मगर उन्हें वास्तविक सफलता 1661 ईस्वी में मिली। पटना बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुआ था। पटना बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ था? तो 1632 ईस्वी में हुई थी। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज और सोने की प्राप्ति में थी। बाद में अंग्रेजों ने नील की प्राप्ति भी इस क्षेत्र से की। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज जो है उसके उत्तरी इमारत है। पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत होगा वो डच फैक्ट्री था। और अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। औरंगजेब का जो फैक्ट्री था, अंग्रेजों का जो फैक्ट्री था, अब गुलजार बाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। एक अन्य फैक्ट्री डेन लोगों की थी जो वर्तमान पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप थी। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था। नेपाली कोठी की स्थापना कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में हुआ था। यूरोप व्यापारियों के माध्यम से बिहार का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोपीय देशों के साथ साथ उन्नत रूप से होता रहा। यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से यानी कि यूरोपीय व्यापारी के माध्यम से बिहार का व्यापार जो था सो मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोपीय देशों के साथ उन्नत रूप से होता रहा। विभिन्न यूरोपीय यात्रियों ने इस काल में बिहार के व्यापारिक महत्व की चर्चा की है। 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी यात्री तवेर्निये ने अपने विवरण में लिखा,
है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। लगभग इसी काल में बिहार आए एक अन्य यात्री मैनरिक ने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था। इसी समय लगभग बिहार आए एक अन्य यात्री मैनरिक ने अपन पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था। मैनरिक ने, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना या आए अन्य यात्री ने किसने बताया था कि जनसंख्या की पटना की जनसंख्या 2 लाख थी, तो मैनरिक ने बताया था। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ने भी इस काल में पटना की समृद्धि और यहाँ के अमीर वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की चर्चा की है, यानी कि आराम की जीवन की चर्चा किया है। बिहार का राजनीतिक महत्व भी इस व्यापार के संदर्भ में बहुत अधिक था। 18वीं शताब्दी में बिहार के अंग्रेज फैक्टर व्यापारिक अधिकारी को दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी लेने और उससे बंगाल के अधिकारियों को अवगत कराने का भी दायित्व पूरा करना पड़ा था। तो चलिए बिहार में यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी का नाम पुर्तगाली फैक्ट्री केंद्र। पुर्तगाली फैक्ट्री केंद्र स्थापना उपलब्ध नहीं है अभी। और उत्पाद क्या था यहाँ, तो सूती वस्त्र का उत्पाद होता था। पुर्तगाली फैक्ट्री जो केंद्र था, पुर्तगाली फैक्ट्री बोले या केंद्र, इसका स्थापना तो पता नहीं कब हुआ था, लेकिन उत्पाद जो होता था इस फैक्ट्री में सूती वस्त्र का उत्पाद होता था। डच फैक्ट्री नीदरलैंड का था, जो 1632 ईस्वी में स्थापना हुआ और यहाँ सूती वस्त्र और अनाज और सोरे रखा जाता था और इसका उपयोग होता था। ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में पटना में हुआ और नील सूती वस्त्र के लिए यह जाना जाता था। डेन फैक्ट्री 1774 ईस्वी पटना में स्थापित हुआ और सूती वस्त्र के लिए यह उपयोगी था और यहाँ सूती वस्त्र उत्पादित होता था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो आप लोग किसी भी तरह का इस PDF या किसी भी इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहते हैं तो हम किसी भी इस वीडियो से सारी रिलेटेड PDF टेलीग्राम में डाल देते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को हम इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और फेसबुक पे। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हुए टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक को भी। और एक लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और एक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।